सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 24 जनवरी। और आज हम सभी 24 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार मैं आपको 23 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी द वर्ल्ड आफ्टर जो गाजा पुस्तक है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आपको ये बताना था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों जो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा है, इस पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है, इसका भी जो महासचिव है, ये किससे बनाया गया था? तो संजीव रंजन को। ब्रिक्स ब्लॉक का मैंने आपको नौवां भागीदार देश बताया था, अभी ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया साथियों अफ्रीकी देश, जिसका नाम है नाइजीरिया। 21 जनवरी को अभी किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 3 राज्यों का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया था, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का। वैश्विक स्तर पर भी कॉफी उत्पादन में भारत को जो है ये कौन सा स्थान मिला था? तो 7वां स्थान। अभी जो एंटिटी लॉकर है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 22 जनवरी 2025 को अभी किस योजना के 10 साल पूरे हो गए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जन्मजात नागरिकता को भी खत्म करने का जो ऐलान है, ये किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है मॉरिसियो फ्यूनेस, इनका भी 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों अल सल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति थे, नाम था मॉरिसियो फ्यूनेस, और इनका भी 65 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। आई होप साथियों को कल की क्लास के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, जो मैंने आपको 23 जनवरी को पढ़ाए थे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप है, इसकी मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। देखिए साथियों, वर्ष 2025 में क्या है कि जो फीडे शतरंज विश्व कप है, इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं भारत। अच्छा, मेजबानी कब से लेकर कब तक करेगा? तो 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। और ये जो दोस्तों टूर्नामेंट है, ये नॉकआउट प्रारूप में होगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी क्या है कि दुनिया भर से भाग लेने वाले हैं। अब एक बार दोस्तों मैं आपको आगामी प्रतियोगिता के बारे में बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों मैं कई बार आपको रिवाइज भी करा चुका हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों याद करिए, सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है, ये 3 देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। 2027 में महिला विश्व कप की बात करें तो ये ब्राजील में होगा, 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक। भारत अभी 2025 में पहली बार जो दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप है, इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और जो पैरा गेम है, इनकी मेजबानी करेगा। और भारत 2025 में ही अभी पहली बार विश्व एथलेटिक जो कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट है, इसकी भी मेजबानी करने जा रहा है। जबकि AFC एशिया कप 2027 का जो आयोजन है, ये कहां पर किया जाएगा? तो ये 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक सऊदी अरब के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सीमा सुरक्षा बल है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके भी जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, ये कौन बने हैं? तो इनको दोस्तों अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और ये कौन बने हैं अभी? तो नाम इनका महेश कुमार अग्रवाल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है महेश कुमार अग्रवाल, जिनको भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और ये दोस्तों 1994 बैच के तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी हैं। जबकि ये स्थान किसका लेने वाले हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी का। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में।
तो बीएसएफ की जो स्थापना है ये 1 दिसंबर 1965 के अंदर हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। अभी साथ ही कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं जो कि हाल फिलहाल के अंदर बने हैं, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के अभी मैंने आपको रिसेंटली बताए थे, जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सतत सीमा बल के वर्तमान में कौन है, तो अमृत मोहन प्रसाद। सीआईएसएफ के अभी कौन बने थे, तो आर एस भट्टी साहब। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के कौन बने थे, तो संजीव रैना। आज का साथी आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस राज्य सरकार ने जो दीनदयाल उपाध्याय भूमि हीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है इसका शुभारंभ अभी कहां पर किया है, तो इसका जो दोस्तों शुभारंभ है ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के भी जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम विष्णुदेव साय है, इन्होंने रायपुर में जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है इसका शुभारंभ किया है। और इस योजना का साथ ही उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत राज्य के जो 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर है इनको सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के गठन जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं जो कि विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो राम एंड डेका साहब। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि रायपुर। यदि आप लोगों से लोकसभा की सीटें पूछ ले, क्योंकि दोस्तों पूरे देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो याद रखेंगे 11 है। राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, तो 5। जबकि विधानसभा की सीटों की बात करें तो 90 है। और जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 33 जिले देखने को मिलेंगे। और याद करें दोस्तों मैंने को अरुण देव का नाम बताया था जो कि छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बने थे। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि नक्सलियों के सरेंडर के लिए एक नई पॉलिसी भी लागू की है। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में 10,000 जो भौगोलिक संकेत है यानी कि जीआई टैग इनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। तो ये दोस्तों 2030 तक के लिए किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब, इन्होंने 2030 तक क्या है कि 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। और जीआई टैग के विस्तार की बात करें तो देख रेख के लिए सरकार क्या है कि एक विशेष समिति का गठन करेगी। और वर्तमान में बात करें तो बाद में तो 605 जीआई टैग है। और अधिकृत उपयोगकर्ता की संख्या की बात करें तो 362 से बढ़कर अब कितनी हो गई, तो 29,000। अब एक क्वेश्चन दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया अभी। क्या जो अंडमान निकोबार है यहाँ का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसको अभी जीआई टैग दिया है। इसके साथ ये और याद रखिएगा कि जीआई टैग का जो अधिनियम है ये दोस्तों 1999 का था। लेकिन पहली बार जो जीआई टैग है ये किस उत्पाद को दिया गया था, तो ये 2004 के अंदर पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है इसी को दिया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत के पहले जो CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है इसका जो उद्घाटन है अभी कहां पर किया गया है। तो ये दोस्तों भारत का पहला है। और मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि कोई भी चीज भारत में पहली बार या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसका जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है, तो ये होती है महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों 17 जनवरी को क्या है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मुंबई में भारत के पहले जो CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन कर दिया है। और नया इनोवेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये एक अत्याधुनिक 9 मंजिला इमारत है। अब ये भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार दोस्तों आप लोग ये लिस्ट और देखिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट है और ये भारत के पहले से रिलेटेड ही है। जैसे कि याद करिए भारत का पहला मैंने आपको डिजिटल म्यूजियम बताया था, यह इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो महाराष्ट्र के अंदर ही। भारत में भी पहला जो मधुमेह बायो बैंक है ये कहां पर स्थापित किया है, तो चेन्नई के अंदर। भारत का पहला एयर कार्गो हब के बारे में बताया था, ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर। भारत का पहला हाइपर टू लूप टेस्ट ट्रैक बताया था, ये कहां पर बना है, तो IIT मद्रास के अंदर।
सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बताया था मैंने आपको, ये गुजरात का मसाली गांव बना था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर अभी देश का पहला ग्रास ब्रिज बनाया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि न्यायमूर्ति जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं ये भी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये जो दोस्तों देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इनको साथ ही शपथ दिलाई किसने है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है बीके सक्सेना, इन्होंने ही देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। और इसके अलावा बात करें तो न्यायमूर्ति साथी जो आलोक आराधे हैं इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब साथियों आपको कुछ उच्च न्यायालय से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में घुमा फिरा के क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है इसमें यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय भी हो सकता है। और वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछे कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में, तो कुल 25। और 25 बार दोस्तों कौन सा स्थापित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती के अंदर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ये कितनी होती है, तो 62 वर्ष। ये कुछ पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पहला जो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है इसका जो आयोजन है यह भी किस राज्य में किया जाएगा। ये किया जाना है गुजरात के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तो पहला जो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है यह भी गुजरात में किया जाएगा। और ये कार्यक्रम की बात करें तो गांधीनगर में स्थित जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है इसी के परिसर में आयोजित किया जाना है। अच्छा, सम्मेलन कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 27 से लेकर 30 जनवरी तक। और ये जो साथी सम्मेलन है ये भारत को 2036 में जो ओलंपिक है इनकी मेजबानी करने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसकी साथ ही जो स्थापना है ये 30 जून 1894 के अंदर हुई थी। ये स्थित कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के लॉजेन के अंदर। और इसका साथ ही आदर्श वाक्य भी पूछ लेता है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो CTS, LTS, 4TS और कम्युनिटर ये इसका आदर्श वाक्य है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथ आपको जो 8वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि हर साल साथी जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल साथी जो पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मनाया कब जाता है, तो 30 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग साथी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है ये 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा का जो कटक शहर है यहीं पर हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था, तो प्रभावती दत्त बोस। और जबकि साथ इनके पिता कौन थे, तो जानकीनाथ बोस। अब मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, क्योंकि इनसे भी साथ ही एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कब और कहां पर की थी, तो स्थापना तो की थी साथ ही सिंगापुर के अंदर। और की कब थी, तो 21 अक्टूबर 1943 के अंदर। ये कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था इसके भी अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष बने कब थे, तो 1938 के अंदर। इसके साथ ये और याद रखिएगा कि इन्होंने 1939 के अंदर क्या है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी भी स्थापना की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचन अध्यक्ष भी थे। और इनका साथ ही प्रसिद्ध नारा क्या था, तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जो जय हिंद का नारा है ये भी इन्हीं का था। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य ने जो कवचम है सिस्टम ये भी लॉन्च किया है। तो पहले तो आप लोग कवचम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है केरला
वार्निंग क्राइसिस एंड हजरत मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको भी जो लॉन्च है ये केरल के द्वारा ही किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो केरल के साथ ही आपको जो मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं पिनराई विजयन, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया है। ये जो पहल है ये केरल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसी के लिए लाई गई है। और जबकि साथ ही इसको विकसित किसने किया है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर ये कर दिया है। ये क्या दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसने भी साथ ही जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका भी नाम बदल दिया है। और अब नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अच्छा, इस बदलाव का उद्देश्य क्या है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च का जो दायरा है इसको बढ़ाना। और अब इसमें साथियों हल्दी, मिर्च, अरंडी और जो अश्वगंधा है ये कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी शामिल कर लिया गया है। तो खाली दोस्तों आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो इसमें किन किन कॉमर्शियल क्रॉप्स को शामिल किया है, तो हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा को। और दूसरा याद रखिएगा इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब बढ़ते हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। आज के साथ को जो 11वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश है यह भी कौन सा बन गया है। तो वैसे तो साथियों ये एशिया का ओवरऑल तीसरा देश बना है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। और ये बन चुका है आपका थाईलैंड देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी 23 जनवरी को क्या है, तो जो साथियों थाईलैंड है यहाँ पर भी समलैंगिक विवाह के कानून को मान्यता दे दी गई है। और थाईलैंड अब ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश तो बना ही बना है, साथ में एशिया का तीसरा देश भी बना है। और कानून के बाद साथियों अब 18 साल से अधिक उम्र के कोई भी क्या है कि जोड़ा विवाह कर सकता है। अच्छा, ये एशिया का तीसरा है, तो बाकी के पहले और दूसरे कौन से हैं, तो पहले देश साथियों नेपाल था, दूसरा कौन सा था, तो ताइवान, और अब तीसरा कौन सा बन गया, तो थाईलैंड। ये तो भी साथियों एशिया के बाद। लेकिन अगर आप लोगों से वर्ल्ड में भी पूछ रहे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो दोस्तों नीदरलैंड था, जिसने 2001 के अंदर यह मान्यता दे दी। बात करते हैं हम लोग थाईलैंड के बारे में, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा का चलते तो थाईवट। और यहाँ की भी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो पेंटोक सेनावात्रा। अब बढ़ते हम लोग आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों को जो 12वां क्वेश्चन है ये इंडेक्स से संबंधित है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है 2025 ये जारी कर दी गई है। आपको साथियों ये बताना है कि जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025 इसमें भारत की रैंक क्या रही है। तो इसमें साथियों जो भारत की रैंक है ये चौथी रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025 इसके अनुसार भारत को क्या है कि दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से पूछे आप लोगों से कि ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट के द्वारा। और 2006 से क्या है किसको हर साल जारी किया जाता है। अब बात करते साथियों लोग शीर्ष स्थान वाले 3 देशों के बारे में। तो पहले स्थान पर सबसे शक्तिशाली जो सेना है 21 देश की है, तो अमेरिका। दूसरे स्थान पर है रूस। तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन। और सबसे साथ ही 145वें स्थान पर बात करें यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर, तो याद रखेंगे भूटान है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किन दो देशों ने मिलकर जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसको अभी विकसित किया है। और ये और बताइएगा साथियों कि ये जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसकी डिमांड किसने की थी, जिसके बाद इसको विकसित किया है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल
सुबह 10 बजे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।